अभय जी, भ्रष्टाचार जी, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन 3 मुद्दों पर पीएम घेर रहे हैं। 10 साल इनकी सरकार रह गई है, लेकिन ये 3 जो एक तरह से तमगे हैं कह लीजिए इसको, या फिर आरोप कह लीजिए, दाग कह लीजिए, वो चस्पा करते रहते हैं आप लोगों पर। और ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जनता को अब चुनना है। अगर वो ये मानते हैं कि ये भी भ्रष्टाचार से नहीं निपटे, तो उन्हें चुनना है कि कौन कम भ्रष्टाचारी है, किसका भ्रष्टाचार ज्यादा है। ऐसे में ऑप्शन क्या है उनके पास? जी अंजना जी देखिए, प्रधानमंत्री जी सब जानते हैं इमोटिव इश्यूज पर ही बात करेंगे। जैसे पिछला चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री जी महंगाई का म बोलेंगे, आपको लगता है? बेरोजगारी का ब बोलेंगे, आपको लगता है? मणिपुर का म बोला था क्या? आपको लगता है उन्होंने बोला था? संसाधनों की लूट जितनी इस सरकार में हुई है, विश्वास मानिए किसी सरकार में नहीं हुई। 5,38,000 करोड़ का एनसीएलटी का घोटाला हुआ। देश के बड़े उद्योगपति हर्ष गोयल का ट्वीट उठाकर देखिए, एक दिन स्टोरी कीजिए सिर्फ उस पर। वो कह रहे हैं 80-90% का हेयर कट देके जनता के पैसों की लूट की जा रही है। हमने कहा इनसे कि जो धन्ना सेठ था 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ बना दी, किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी। वो कहां से? मॉरिशस से, टैक्स हेवन देशों से उसका पैसा आया है, शेल कंपनियों से, ये बताने को तैयार नहीं है। तो संसाधनों की लूट जितनी इनकी सत्ता में हुई, 8 लाख करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे का घोटाला। अब आप सोचिए तो सही, तो ये लाखों करोड़ में एक एक स्कैम इनके हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर परसेप्शन की बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी रोज भाषण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कर्नाटका में जब से भ्रष्टाचार पर इनकी हार हुई है, 40% का ठप्पा लग गया, तब से प्रधानमंत्री जी रोज भ्रष्टाचार पर भाषण देने लगे हैं और परिवारवाद पर देने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इकोनॉमी की बात ये करते हैं, बोले 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। अरे साहब, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़िए, 142 लोगों ने कोविड के क्राइसिस में, जब प्रधानमंत्री जी कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, तब 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। यही तो एक बुनियादी अंतर है कि गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है और अमीर आदमियों के पास देश के संसाधन जा रहे हैं। हमने नहीं कहा, मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, उसने बताया कि नोटबंदी जैसे गलत निर्णय से और गलत तरीके से जीएसटी लगाने से हिंदुस्तान के रहेंगे तो इसी तरह से चर्चा होती चली जाएगी। मुझे लगता है कि जो प्रश्न हमने पूछे हैं सर्वे में, उसके आधार पर थोड़ी बात कर ले। डेटा, एक सेकंड, उनको आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? प्लीज उसको करेक्ट कीजिए। जो डेटा आज का है सर, उस पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग। मुझे पता है कि आप भी हमला करेंगे, इनको भी मैं रोक रही हूँ बार बार, लेकिन थोड़ा इस डेटा पर सीमित रहिए। आज परसेप्शन पे बात हो रही है, लोगों की राय पर बात हो रही है। अगर आज हो देश में चुनाव तो क्या है देश का मिजाज, इस पर बात हो रही है। तो चाहे वो भ्रष्टाचार का जो डेटा है वो हमने दिखाया, या फिर उसके बाद अब यूसीसी का डेटा दिखाते हैं। और शहजाद जी, ये जो धीमी आंच पर आपने रखा हुआ है, इसकी वजह क्या है? 72% लोग तो देश में कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा ये लाने से। देखिए, यदि आपका परसेप्शन है कि ये धीमी आंच पर है और आपके सर्वे का कहना है कि इससे हमें लाएंगे 24 के पहले, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके सर्वे का कहना है कि इससे हमारा राजनीतिक फायदा है, आपका परसेप्शन है कि हम इसको धीमी आंच पर रख रहे हैं। इसका मतलब कोई भी कार्य बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, राष्ट्रहित के लिए करती है। ये आपने प्रूव कर दिया, ये आपने प्रूव कर दिया ना, वरना हम तुरंत ले आते, क्योंकि राजनीतिक फायदा आपके हिसाब से। ये कोई राजनीतिक फायदे का, नुकसान का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये संवैधानिक मुद्दा है। संविधान में इसको डाला गया। हम आज कहते हैं सिद्धांत के साथ है या खिलाफ है। गोवा में सैद्धांतिक रूप में उसको अपनाया गया, उसके साथ है खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा, लॉ कमीशन अब इस पे एक विस्तृत एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर सारे लोगों से चर्चा करने के बाद इस पे जो उपयुक्त कानूनी कदम है उसको उठाया जाएगा। परंतु मेरा आपसे ये सवाल पूछना है कि हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बलि तुष्टीकरण के सामने क्यों दी जाती है? शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक कांग्रेस पार्टी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का बड़ा नारा देती है, उसी सिद्धांत के खिलाफ हो गई जिसको संविधान में डालने का काम उनके पूर्वजों ने किया। उसी सिद्धांत के खिलाफ हो गई जिसको गोवा में लागू करने का काम इन्होंने किया। उसी सिद्धांत पर केवल इसलिए क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों का वोट इन्हें चाहिए। और इसी से साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से नारा एक देती है, काम अलग करते हैं। क्या आपको, इससे पहले कि मैं उनसे जवाब लूं संजय जी, क्या आपको लगता है कि यूसीसी, राम मंदिर, हमने हिंदुत्व के लिए भी देखा था पहले 17% के आसपास वोट्स थे, क्या यूसीसी, राम मंदिर, 370 ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं वोटर के मन में? देखिए, अगर आपने 3 चीजों का जिक्र किया, इसको अगर एक पैकेज के रूप में देखें और देखिए कि इसका आउटपुट क्या है, वो एक नेशनलिज्म, हिंदुत्व की उसमें भावना है, लेकिन वो एक नेशनलिज्म की ओर इशारा करता है, वो बिल्ड करता है नेशनलिज्म की तरफ। और ये एक बड़ा फैक्टर आजकल के चुनाव में मुझे दिखाई पड़ता है।
राज्यों के चुनाव में तो कुछ कम होता है इसका इम्पैक्ट, लेकिन अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो ये बड़ा एक फैक्टर है वोटरों के वोट देने के डिसीजन में, जो वो फैक्टर एक बड़े फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। केवल एक लाइन जोड़ सकता हूं, केवल एक लाइन, जल्दी से देखिए संजय जी ने अभी कहा, मेरे शब्द नहीं है, कि यूसीसी, राम मंदिर और 370 का पैकेज नेशनलिज्म का एक भाव देता है। इसके तीनों ही विपरीत कांग्रेस का स्टैंड है। मतलब कांग्रेस को किस दृष्टि से लोग देखते हैं अब साबित है, स्पष्ट है। मैंने कहा मतलब कांग्रेस पार्टी इन तीनों मुद्दों के पैकेज पर एंटी नेशनल अपने आप को साबित कर रही है, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति में लीन है। यही तो हम कह रहे हैं। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन ये देना चाह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं मैं आपके नाम पे नहीं कह रहा हूं, देश की जनता ही उनको वो घोषित कर रही है। परसेप्शन की बात हो रही है, बिल्कुल परसेप्शन की बात, देश की जनता के आधार पे ही कह रहा हूं मैं। इससे पहले कि मैं अभय जी के पास जाऊं, इसी परसेप्शन से जुड़ा एक और सवाल संजय जी मेरा आपसे है कि क्या बार बार ये भी सामने आकर कहते हैं, और भारत माता को लेकर भी राहुल गांधी ने देश की संसद में कहा, अब वो उस पर स्टिक कर रहे हैं। दो बातें वो बार बार कहते हैं कि एक तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और भारत माता के अपमान का मुद्दा वो उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर वो राष्ट्रवाद वाले इशू को बीजेपी के टच करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं कि हम भी देशभक्त हैं। लेकिन क्या फर्क है दोनों की बातों में? मुझे नहीं लगता है, जैसे बार बार इस बात का जिक्र होता है कि अगर कहें बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हितों का ध्यान रखती है, आजकल तमाम पार्टियां इस होड़ में लगी हुई हैं, लेकिन इस होड़ में सफलता नहीं मिलेगी उन्हें। जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत माता का अपमान हुआ है और मैं उस अपमान को अंडू करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है कुछ और तर्कों के साथ राहुल गांधी को आना चाहिए चुनावी मैदान में। अगर वो इस तर्क को लेके आएंगे तो शायद जनता इस तर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेगी। अभय दुबे जी, वो शब्द मैं नहीं बोल रही राहुल जी के, क्योंकि उसको पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से भी एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रवाद बीजेपी का है, इसलिए उसको टारगेट करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी और तर्क की जरूरत है, जिसमें एक अभाव देख रहे हैं संजय जी। क्या आप लोगों को भी इस बारे में चिंतन करने की जरूरत दिखती है, या ठीक है राहुल जी ने बोला है तो फिर मैं हर संभव कोशिश करूंगा अंजना ओम कश्यप जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार के शो में देश के लोगों को बताऊं कि राष्ट्रवाद का नकली मुखौटा इन लोगों ने लगा के रखा है। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको क्लीन चिट देते, ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है दौलत बेग ओल्डी, उसके नीचे तक वाई जंक्शन तक चीन आकर बैठा है। तापिर गांव कहता है अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर तक वो अंदर घुसता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। मणिपुर पर जब राहुल गांधी जी ने कहा तो प्रधानमंत्री एक काउंटर क्वेश्चन है अभय जी, क्योंकि देखिए अब चुनाव करीब है, जनता को विकल्प खोजना है। चीन पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि जिस दौलत बेग ओल्डी की आप बात कर रहे हैं, वहीं पर मेजर जनरल लेवल की बातचीत भी चीन के अधिकारियों से आर्मी की हो रही है, हमारी सेना की हो रही है, चुशुल में, दौलत बेग ओल्डी में। और इस बातचीत के जरिए हल निकालने की, डेप्सांग और डेमचौक दोनों को लेकर हल निकालने की कोशिश हो रही है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर आप सरकार में आएंगे तो? इसका अर्थ क्या है? हमने देश के रक्षा मंत्री जी को सदन में सुना था, फरवरी 2021 से सुन रहे हैं कि डिसंगेजमेंट हो रहा है। हमने कहा था कि आप कैलाश रेंजेस को खाली मत कीजिए, हमारा डोमिनेशन है, और हमने नहीं, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था। $100 बिलियन का इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स करी, कश्मीर के 370 का ये जब भी राग अलापते हैं। अभय जी, आपकी चीन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी जी? अगर आप सरकार में आते हैं 24 में, चीन को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? जो प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो करेंगे, लाल आंख भी दिखाएंगे, अपनी सीमाओं से खदेड़ कर बाहर भी करेंगे, और जो उसने व्यापार की हदें पार की है उसको भी हम सीमित कर देंगे। हम कहना चाहते हैं कि 370 पर जब बात करते हैं तो मुझे रजनी बाला याद आती, जिसकी टारगेटेड किलिंग की गई, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, राहुल भट्ट जिसको सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। अप्रैल, मई, जून हर माह 4 से 5 सैनिकों की हमारे की
उनकी शहादत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीना ठोक कर कहते हैं देखिए आर्टिकल 370 हटा दिया। बताइए ना कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पर घर दे दिया आपने, एक वेबसाइट लॉन्च की थी, आज बताकर जाइएगा कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है। सिर्फ राग अलापने से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता का धरातल क्या है। हम सब लोग चाहते हैं कि समाधान निकले, लेकिन यह समाधान नहीं, सिर्फ सुर्खियों में विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री जी।